वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या है, कल हम दोनों ने विशेषण पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो वाक्य होगा और यहां से प्रश्न निश्चित बनते हैं। यानी परीक्षा, कोई भी परीक्षा होगी यहां से प्रश्न निश्चित बनेंगे। तो वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा होती है। आप किसी से पूछो तो उत्तर होगा शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित, शब्दों का एक ऐसा समूह, व्यवस्थित छोड़ दीजिए, हाँ, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक स्वतंत्र भाव एवं अर्थ रखता हो। शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक स्वतंत्र अर्थ या स्वतंत्र भाव एवं अर्थ रखता हो, अर्थ एवं भाव रखता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, वाक्य। देखिए लोग क्या कहते हैं, जैसे हमने क्या दिया, कमल खाना पीता है, व्यवस्थित क्रम है। अगर हम अपने इसमें व्यवस्थित शब्द जोड़ दे तो व्यवस्थित क्रम है, कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, एक व्यवस्थित क्रम है। लेकिन क्या इसका एक अर्थ या भाव है? जब तक अर्थ या भाव नहीं होगा तब तक वह वाक्य नहीं कहलाएगा। तो वर्णों का एक ऐसा समूह, कोई जरूरी नहीं है कि आप किताब से तैयारी कीजिए। कंपटीशन हमेशा जब भी आता है किताब से तभी नहीं आता है। आप जो भी तैयार कीजिए अपने आप तैयार कीजिए, जो आप तैयार करोगे वो आएगा। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक स्वतंत्र भाव एवं अर्थ रखता हो उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे राधा गाना गाती है। अब बताओ दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य अर्थ रखता है? नीचे वाला रखेगा, इसका भाव भी है और अर्थ भी है। लेकिन ऊपर वाले का ना तो अर्थ है और ना भाव। सबसे पहले जैसे उन्हें कमल खाना पीता न पीता नहीं, आपके ही मुंह से निकला था कि साहब खाना खाता होना चाहिए, है? तो सब अब इन चीजों को देख के वाक्य पर चर्चा हो। सबसे पहले वाक्य किस स्थिति में वाक्य बनता है? वाक्य तो हम लोग दिन भर बोलते हैं, घरे दो मम्मी रोटी दो, वाक्य है। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो एक ही शब्द के होते हैं। जाओगे वाक्य है, खाओगे वाक्य है, चलोगे पिटोगे वाक्य है। अरे ना, हम पीटने के लिए नहीं कह रहे, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, है? तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक स्वतंत्र भाव एवं स्वतंत्र अर्थ रखता हो उसे वाक्य कहते हैं। अब हम करते हैं वाक्य के तर्क। वो स्वतंत्र शब्दों का समूह बनाता कौन है उस पर चर्चा हो। अच्छा, वाक्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है आप बताएं? सेंटेंस। और सेंस हटाए दो, टेंस बनो और हम लोग तो क्या हो जाए तो समय हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो वाक्य के तक यहां से आपको एक प्रश्न मिलना शुरू होता है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? नंबर 1, 6 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 6 तत्व होंगे। कौन कौन से 6 तत्व होते हैं? सबसे पहला तत्व होता है आपका सार्थकता।
सार्थकता सही लिखा है, हिंदी कमजोर है मेरी, ध्यान रखना। हाँ, हिंदी नहीं आती है, बस पढ़ाने लगते हैं। तो सार्थकता किसे कहते हैं? सार्थकता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। सार्थक यानी कि अब आप जब किताब में पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा कि वाक्य में कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अरे भाई होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ निरर्थक शब्द, हिंदी तो एक ऐसी भाषा है जहां निरर्थक शब्द भी अर्थ देते हैं। और ना भाई बड़ी गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ता है। और हम लोग तो टर्मिनोलॉजी हटाओ रे, चलियो हारे, तो हारे शब्द क्या है? निरर्थक है, लेकिन अर्थ हम लोग लगा देते भैया, चल रहे रुको। हाँ, तो सार्थकता वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने एक बात लिखा, चाय खाओ, चाय खाओ, ये सार्थक नहीं है। चाय क्या की जाती है? पी जाती है। तो यहां हम लिखेंगे चाय पीजिए या चाय पियो, चाय पीजिए। मिलेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेबल एक कप आएगी हमारे लिए। हाँ, नहीं आप भी समझो कि हाँ साहब चाय अरे नहीं नहीं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला तत्व कौन सा है? सार्थकता। दूसरा है निकटता। निकटता जिसे हम समीपता बोलते हैं। आप दुकान पे पहुंचो, सब्जी ले मिलता है, और बात से कहो भैया, और खड़े रहो 1 किलो, और फिर 2-4 मिनट खड़े रहो। जैसे कभी आपने देखा कोई नेता भाषण देता है, कोई व्यक्ति भाषण देता है, तो वो कहता है सुनिए, अब बेचारा खड़ा है, जनता देख रही है, पता नहीं जमे है। तो शब्दों में क्या बोर्ड पे हम लिखते हैं, राधा गाना गाती है। क्या ये वाक्य है? भाव भी है, भाव है, लेकिन सार्थक भी है, लेकिन निकटता नहीं है। और बीच में धोते में बिंदी डाल जाए तो पता चले खाली स्थान भरने। तो ये भाव नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? वाक्यों की समीपता। हिंदी में एक लिखावट में बुजुर्ग लोग कहा करते थे, अक्षर घनी बेडरी पात। अक्षर कैसे होने चाहिए? घने, और दूरी उचित दूरी है, जाने की बनाए एक ही डंडा लिख दे, राधा गाना गाती है, और यहां से यहां तक एक हरैया भर गई, तो जो नहीं है। अक्षर घने, अक्षर घने। अब हमने देखा था कभी कभी एक लड़का यहाँ लिखी है, फिर एक कॉपी यहाँ लिखना रहेगा, कॉपी भर जाए। तो ऐसे कॉपी भरने से कोई मतलब नहीं। तो वाक्य का दूसरा तत्व क्या होना चाहिए? निकटता। तीसरा पदक्रम, बहुत महत्वपूर्ण है। पदक्रम, हर व्याकरण का अपना एक पदक्रम होता है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है? लेकिन हिंदी में पदक्रम एक नियम से चलता है। सबसे पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, करण हो सकता है, संप्रदान होगा, इस तरीके से संबंध होगा, अधिकरण होगा। और यदि पदक्रम बदल गया तो हिंदी की विशेषता है कि भाव बदल जाता है। जैसे शेर मित्रों को काट कर सेव खिलाओ। मित्रों को काट कर सेव खिलाओ। अब देखो भैया, सार्थकता है बिल्कुल सही है, निकटता है एक से लिखिए, लेकिन भाव का हो है। जैसे हम आपके यहाँ गए तो भाई साहब आए गए, भाई साहब को बाल पे चाय पिलाओ, भगवाना धारो भाई साहब को टोरो 2-4 दाएं। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि अब भाई जैसे आप आए
उन्हें देखो हमारे मित्र आए हैं, इन्हें टाटर से खिलाना, तो लिया राती फिर पहले उन्हें पूछ लो, या तो जरूर भाग ही जाए, हम जैसे हो तो भाग जाए पहले, नहीं है। अब यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पद क्रम होना चाहिए कि शेर टाटर मित्रों को खिला। तो वाक्य का एक निश्चित पदक्रम होता है, कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगा, करण होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन यदि हम पदक्रम थोड़ा से भी गड़बड़ कर दें तो मेरे वाक्य का भाव बदल जाएगा। अर्थ तो रहेगा, ऊपर वाले का अर्थ है कि मित्रों को काटकर सेब खिलाओ, चाहे इनके हाथ काट दो चाहे पांव काट दो, लेकिन सेब इन्हें खिलाना पड़ेगा। नीचे वाला क्या है कि सेब को काटकर मित्रों को खिलाए, ये सही है। ये पदक्रम इसका भाव है कि भाई सम्मान है, लेकिन यह सम्मान नहीं है, यह तो जान प्रति आओ तुम्हें बचाने हम, सही है? तो पदक्रम होना चाहिए। पदक्रम के बाद होना चाहिए आपका, इसे हम शब्दों का पदक्रम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शब्दों का पदक्रम। ये हम केवल एक पद। दूसरी चीज है आकांक्षा। समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं? तो बताइए वाक्य कितने तत्व हैं? 6। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा, क्या नाम है? आकांक्षा, इच्छा। आकांक्षा का मतलब इच्छा। हम वाक्य किस इच्छा से कह रहे हैं, वो इच्छा मेरी पूर्ण हो रही है कि नहीं हो रही है, उसे हम आकांक्षा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? आकांक्षा कहेंगे। इसका मतलब जब हम कोई वाक्य कहें, वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, क्या उसका अर्थ होगा, क्या उसका परिणाम निकल जाएगा, जानकारी अधूरी है कि पूरी है, ये आकांक्षा। इसे क्या कहते हैं? आकांक्षा। जैसे वह आदमी है, वह आदमी है। अब बताओ, वह आदमी है, क्या यहाँ वाक्य पूरा है? नहीं। हम उस आदमी के विषय में जाने कि कौन सा आदमी है, क्या नाम है, कहाँ रहता है, क्या करता है, ये तो केवल पूरा, वाक्य पूरा है, भाव है, अर्थ है कि वह आदमी है, लेकिन वो आदमी कौन है? अब हम आपसे कहते हैं कि coई बुलाए रहो, बात पूरो है, अब आपके मन में शंका हो गई। जैसे राम जाता है, राम जाता है, कहां जाता है, क्या करता है, गया कि नहीं गया, ये हमारा वाक्य पूरा है, लेकिन आकांक्षा पे खरा नहीं उतर रहा। उसका इच्छा का पूरा पता नहीं है कि राम घर जाता है, कि बाजार जाता है, कि विद्यालय जाता है, कहां जाता है, तो ये आकांक्षा। 5वां देखते हैं हम लोग। चलो, 5वां है आपका योग्यता। अच्छा, योग्यता किसे कहते हैं? योग्यता क्या है कि शब्दों का एक क्रम होना चाहिए, उसका भाव और अर्थ होना चाहिए। जैसे भी हमने वाक्य लिखा था कि वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, बात पूरा है, और वह चाय खाता है, बात अधूरा है। आज हमने बहुत रोटी पी, आज हमने खूब रोटी पी, तो रोटी पी नहीं जा, रोटी खाई जा। और हम ये बात कहते हैं, आज भैया गए थे खूब, हमने रसगुल्ला पिए, तो रोज पिए। रसगुल्ला का अर्थ क्या होता है कि खाए, रसगुल्ले खाए। तो जो वाक्य की योग्यता है वो भी होनी चाहिए, तभी वाक्य कहलाएगा। और 6वां है आपका अन्वय। सही लिखा, मुझे पता है वो हिंदी कमजोर है, अन्वय सही लिखा होगा। अन्वय का मतलब होता है मेल। अन्वय का मतलब क्या होता है? मेल।
अच्छा, मेल किसे कहते हैं कि वाक्य का अन्य पदों से कोई मेल है या नहीं, कर्ता का क्रिया से संबंध है या नहीं, कर्ता क्रिया के अनुसार है या नहीं। जैसे लड़का जा रहे हैं, अब ये देखिए सार्थकता है, निकटता भी है, पदक्रम भी है, आकांक्षा भी है, योग्यता भी है, लेकिन अन्वय नहीं है। क्यों नहीं है? कि लड़का एक वचन है और क्रिया बहुवचन है। लड़का एक वचन है और क्रिया कैसी है? जब तक, अब यहां क्या होना चाहिए? यहां तो हम संज्ञा को पद लें और संज्ञा नहीं बदली जाती है, क्या बदली जाती है? क्रिया। लड़का जा रहा है, अब पूरा बात हो गया। लेकिन ये कमी इस वाक्य में है कि ये बात अभी अपनी आकांक्षा को पूरा नहीं कर रहा, कहां जा रहा है। तो हमें लिखना चाहिए लड़का घर जा रहा है। अब ये जो पूरा वाक्य है, लड़का घर जा रहा है, अब इसमें देखिए सार्थकता भी है, संयुक्ता भी है, पदक्रम भी है, आकांक्षा भी है, योग्यता भी है और अन्वय भी है। अब हम इसको वाक्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जो आपसे पूछा जाता है वाक्य शुद्ध और अशुद्ध, वो इन्हीं तत्वों के आधार पर पूछा जाता है। जैसे अभी हमने कहा था लड़का वह आदमी है, तो आपने कहा था वह एक आदमी है। वहां भी लिखा होगा कि वह एक आदमी है, लेकिन वो वाक्य कैसा होगा? अशुद्ध होगा। वह एक आदमी है, वाक्य पूरा है अपने आप में, लेकिन आकांक्षा पे वो खरा नहीं उतरता। हमें उस आदमी के विषय में जानकारी चाहिए। क्लियर हो गई? तो ये थे वाक्य के तत्व। कितने तत्व होते हैं? अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाक्य का तत्व नहीं है, चार इनमें से ऑप्शन एक अलग से भी कर दो, सही है? या ये पूछ दिया कि इनमें वाक्य का तत्व है, तो तीन अलग से आ सकता, एक ना आ सकता, सही है? आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे वाक्य के अंग। तत्व और अंग में क्या अंतर होता है? पहले तो ये समझ लेते हैं, तत्व और अंग। अंग एक तुलसी का एक दोहा सुनाते हैं आपको। सबसे पहले हम तत्व को जानने के लिए तुलसी का एक दोहा सुनाते हैं। छिति जल पावत गगन समीरा। छिति जल, छिति माने होता है आकाश, नहीं, छिति माने पृथ्वी। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि को मिलकर हमारा शरीर, पंच तत्व मिल बना शरीर। पांच तत्वों से मिलकर शरीर बनता है। तो क्या तत्व तुम्हें दिखाई देते हैं? अब हम जाते हैं ना, हमारे केवल जहां हाथ में आदि है, जहां हाथ में जल है, खोपड़ी में आकाश है, ऐसा नहीं। तत्व पूरा एक व्यवस्थित होता है। इसको हम ऐसे और समझ लेते हैं, संज्ञा और संज्ञा। हम वो चीज आपको बता रहे हैं जो हर जगह नहीं मिलेगी, किताबों में तो बहुत मुश्किल है। संज्ञा और संज्ञा, तत्व और अंग। तत्व और अंग, अंग हमेशा संज्ञा होता है और तत्व संज्ञा होता है। जैसे राम, राम शब्द क्या है? संज्ञा है। राम शब्द क्या है? संज्ञा है। लेकिन राम का जो बना हुआ शरीर है वो संज्ञक है। उसी प्रकार तत्व क्या है? वाक्य को बनाने का एक ढंग। वाक्य को बनाने के लिए जो अनिवार्य चीजें होती हैं वो तत्व कहलाती हैं। जैसे मैंने बताया कि छित जल पावक गगन समीरा, हमारे हाथ पैर ये सब
लेकिन अन चोट लग गई तो अब जा नहीं, क्या होती साहब? जा में जल तो जा में चोट लग गई, क्या होती? जल में चोट लग गई नहीं, हाथ में चोट लगी, पैर में चोट लगी, आंख में चोट लगी, सिर में चोट लगी, ये शरीर के अंग है, अवयव है। उसी प्रकार वाक्य के भी अंग होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। समझ में आ रही है हिंदी? चल भाई, वो दो अंग कौन कौन से होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। वाक्य के तत्व कितने होते हैं? 6। और अंग कितने होते हैं? 2। सबसे पहले हमारा होता है उद्देश्य। ध्यान समझना, क्योंकि यहां से प्रश्न मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और दूसरा होता है विधि। बहुत ध्यान से एकाग्र होकर समझना, बहुत ध्यान से एकाग्र होकर समझना। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधि किसे कहते हैं? पहले हम एक वाक्य लिखें, फिर आपको हम उद्देश्य और विधि बताएं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। और उन्होंने कह दिया वाक्य में, ध्यान समझना, वाक्य में राम क्या है? 4 ऑप्शन देंगे। जा रही हो? जाओ, भगवान भला करे। जो काम हो करे बाद में आराम से धारे बैठा था। हाँ वो तो सब फालतू क्यों इनके यहाँ होता है, कोई फालतू लोग बुलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। राम क्या है? नहीं, राम है सबसे पहले कर्ता है। देखो राम कितने नाम होंगे? राम कर्ता भी है, राम उद्देश्य भी है, राम संज्ञा भी है। सही है? राम कर्ता भी है, उद्देश्य भी है और संज्ञा भी है। वाक्य सीधा सीधा लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है। अब पूछे जाने का ढंग है, देखो राम पुस्तक पढ़ता है, रेखांकित वाक्य में कारक होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। राम पुस्तक पढ़ता है, रेखांकित वाक्य में कारक होगा, कर्ता कारक होगा। राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में राम है, राम है, क्या है? अब उद्देश्य आएगा। राम पुस्तक पढ़ता है में राम में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तीनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर समझ लीजिए। वाक्य लिखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है। अगर पूछा जाए कि राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो तब आपको लिखना है कर्ता कारक है। जब प्रश्न आ जाए कि राम पुस्तक पढ़ता है, रेखांकित वाक्य में राम है, ना तो कारक तो शब्द आया नहीं और ऑप्शन भी कारक नहीं होगा, ऑप्शन भी वहां कर्ता होगा, लेकिन एक ऑप्शन और होगा, क्या? उद्देश्य। तब आपको लिखना है उद्देश्य, क्योंकि इसके साथ कोई भी चीज नहीं है। राम वाक्य में राम है। तीसरा है राम पुस्तक पढ़ता है, रेखांकित वाक्य में संज्ञा है या राम में संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक। तो 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? एक तो यदि हम किसी के साथ कारक लगा होगा तब आपको कर्ता कारक लिखना होगा, केवल कुछ भी नहीं लगा होगा तब उद्देश्य लिखना होगा, और संज्ञा लगी होगी तो आपको संज्ञा का नाम लिखना होगा। अब हम उद्देश्य के विषय में बात करेंगे। वाक्य में लिखना चाहो तो लिख लीजिए। वाक्य में
जिसके विषय में बात की जाती है। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। समझ में आया? मोहन घर जाता है। मोहन क्या है? उद्देश्य। पेड़ से पत्ता गिरता है। पत्ता क्या है? उद्देश्य। पत्ता गिरता है, पेड़ से उद्देश्य नहीं होता। किसके विषय में कहा जा रहा है? पत्ते के विषय में कहा जा रहा है। पत्ता गिरता है। राधा साइकिल से गिर पड़ी, किसके विषय में कहा जा रहा है? राधा के विषय में। राधा क्या है? उद्देश्य। कर्ता बदल जाएगा, वो कारक बदल जाएगा। कहाँ? राधा साइकिल से। हम कारक पढ़ाई कहाँ रहे हैं? हमने कारक पढ़ाया भी? हम और डिस्टर्ब हो जाती है, तुम भूल ना रहे हो। यहाँ एक चीज और समझिए, तो बहुत अच्छी बात। आप कोई चीज एग्जाम देने जा रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं और कोई शब्द आप पढ़ रहे हो और उस समय किसी ने उसका आंसर बोल दिया, तो वो आंसर हमेशा आपको याद हो जाता है, वो भले ही गलत हो। जैसे हमने यहां कह दिया कि राम करता है और प्रश्न आ जाए कि राम में है, तो आप उद्देश्य नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? अरे भाई याद है। गलत चीज बहुत जल्दी याद होती है, गलत चीज बहुत जल्दी याद होती है और सही चीज। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए था? उद्देश्य। चलो आगे बढ़ते हैं। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है, जैसे हमने कहा राधा साइकिल से गिर पड़ी, तो बात किसके विषय में की जा रही है? केवल हमें ध्यान रखना है राधा के विषय में। अब राधा तो करता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उद्देश्य। क्या कहेंगे? उद्देश्य। वैसे ही जैसे आप तो एक ही हो, आप एक ही व्यक्ति हो। अब आप ससुराल चले गए तो वहां लला बजियो, दमाद बजियो, पाहुन बजियो, जीजा बजियो, जो कही। अब तुम घरे रहो अपने और जाता हो कोई हमसे जीजा था तो पिटियो ढंटन के हिसाब से। आप चले गए अपने बुआ के यहाँ तो मन भतीजे बजियो, और कोई अब तुम मुंजा सोचो कि कोई हमसे फूफा का है तो तुम पिटियो। भाई उसी प्रकार वाक्य है, जहां जिसका स्थान है वो उसी स्थान पर प्रयोग होता, दूसरे स्थान पर प्रयोग नहीं होगा। राम कहीं संज्ञा है, कहीं कर्ता है, कहीं उद्देश्य है, कहीं विधेय भी बन जाएगा, कहीं कर्ता का विस्तारित रूप भी बनेगा, कहीं जातिवाचक संज्ञा भी बनेगा, कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बनेगा। लेकिन हिंदी किससे चलती है? भाव से चलती है। यहां पर हिंदी में पद बदलते हैं और जैसे ही पद बदलते हैं उससे भाव बदल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य में जिसके विषय में चर्चा की जाती है, यहां किसके विषय में बात की जा रही है? राम के विषय में। मोहन गेंद खेलता है, किसके विषय में बात की जा रही है? मोहन के विषय में। मोहन क्या हो जाएगा? उद्देश्य। दूसरी चीज अब चलते हैं विधेय। विधेय क्या है? ध्यान से समझना, एक ही चीजें हुई है दोनों में, एक शब्द को अंतर हुई है। वाक्य में जी लिख लीजिए, जो बात की जाती है। हमारे देखो किताबों से बहुत भिन्न होती हिंदी। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है वो उद्देश्य हो गया। अब वाक्य में जो बात की जाती है, क्या बात की जाती है? राम तो उद्देश्य हो गया, राम के विषय में बात की जाती है। लेकिन की क्या जाती है कि राम पढ़ता है। क्या बात की जा रही है? राम पढ़ता है। तो पढ़ना क्या हो गया? विधेय। पढ़ना क्या हो गया? विधेय। यहां पे आप दिमाग में आ रहा होगा ये है तो साफ क्रिया, है तो क्रिया, पूछी कैसे जे? तब पूछा जाएगा राम पुस्तक पढ़ता। यदि उसको क्रिया पूछना होगा
तो वो पूछेगा कि राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में क्रिया है पढ़ना, कौन सी क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, क्रीड़ार्थक है, स्वतंत्र है, कौन सी क्रिया है? यौगिक है, मूल है, तब वो चीज बताना है। लेकिन यदि पूछा जाए राम पुस्तक पढ़ता है, मैं पढ़ना है, विधेय, क्योंकि राम उद्देश्य है तो विधेय पढ़ता है तो क्रिया ही। आप पे परिभाषा आती है, एकदम भगवान भला करेगा, हम आदत से मजबूर हैं, करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य के अंत समझ में आए? आगे पूरे एक चीज किसी ने नहीं पूछी कि साहब जो पुस्तक लिखी थी, साधन नहीं होता है, साधन बात अलग होता है। साधन का मतलब होता हम राम पुस्तक को पढ़ेगा, कर्म है यहाँ पे। अगर यहाँ होता राम, देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, जब कारक पढ़ाएंगे तो बताएंगे, हिंदी बहुत कठिन नहीं है, हिंदी तो बस पहचानना सीख लीजिए। जैसे कर्म है, कर्म में कारक चिन्ह बहुत कम आता है, कुछ क्रियाएं होती हैं जिनमें, लेकिन साधन जब होगा तो कारक चिन्ह 100% आएगा। राम पुस्तक से पढ़ता है, वह बस से जाता है। जय अच्छा चलिए डिस्टर्ब हो जाती, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज समझ लीजिए, हम आपको आप कह दो तो बिल्कुल नहीं, तो हमें क्या मतलब है भाई? हमारे बाबा ने हमसे कहा था, पता है मेरे बाबा ने, कि मेरे पिताजी ने एक बार मुझे मारने के लिए डंडा उठाया। ईमान है, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, मैंने बताया था मैं पढ़ने में बहुत कमजोर। मेरे पिताजी ने मुझे मारने के लिए डंडा उठाया, बोला पढ़ता नहीं है, 2-4 डंडा सीख ले। तो हम तीसरों मारविन का चले, तो मुझे हमने मार मूर मेरा पे बिठा तो हड़ा भाई मार मूर के मेरा पे बिठा रो तो हड़ा भाई, यानी कि किसी व्यक्ति को मता के खेत में आप बेच दीजिए, बोले और थप्पड़ 4 से दो, टौआ है टौना चिरैया, तो वो तो कह भैया राम चिरैया राम के खेत। मेरे पिताजी ऐसे डंडा लेते थे और ऐसे मारा नहीं, वहीं से डंडा छोड़ दिया, बोला आज के बाद तुमसे कभी नहीं कहेंगे। पिताजी बोले कि आप पढ़िए। मेरे बाबा की उम्र लगभग 95 साल थी। बेटा रामचरितमानस कंठस्थ याद थी उन्हें, मेरी एमए उन्हीं के सानिध्य में, मेरे प्रिय कवि तुलसी थी। एक एक पद का, एक एक चौपाई का, एक एक शब्द का अर्थ बता देती थी। तो उन्होंने कहा बेटा एक चीज बताया राजू ने, बताओ पढ़ोगे तो आपको माई को ना बाप को, जो भी आप पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे, ना हमारे काजे पढ़ियो ना मेरे पापा तो ना लो उनके काजे पढ़ियो, तो पढ़ोगे आपको माई को ना बाप को। हम आदत से मजबूर है कि आपको टोट देते, आप कहिए तो बिल्कुल ना टोटे। हम आपको जैसे हनुमान जी को बल याद दिलाया जाता है, काच प्रसाद रहा बल पाना, ऐसे हम तुम्हें आपका उद्देश्य याद दिला देते हैं कि अभी भटको नहीं, थोड़ी देर के लिए बने रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। पुस्तक क्या है, इसमें बड़ा झोल होता है। कभी कभी क्या होता है, ये विधेय का भी विस्तारित रूप होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये विधेय का भी विस्तारित रूप होता है और कभी कभी उद्देश्य का भी। तो ये उद्देश्य का विस्तारित रूप है। विधेय का भी जैसे राम ने कहा कि तुम पढ़ा करना। अब देखो पढ़ना विधेय हो गया, राम ने कहा उद्देश्य राम ने कहा। अब जो ये शब्द है, हाँ ये क्योंकि तुम पढ़ा करो, क्रिया किस पे जा रही है, तुम के अनुसार है, तो ये विधेय हो गया, विधेय का विस्तार। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं वाक्य के भेद। समझ में आई है हिंदी? एक बार पूरा रिवाइज करवा दें। अच्छा, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 6। वर्णों की वह सार्थक इकाई जो एक स्वतंत्र
अर्थ और भाव रखती है उसे क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अब चलते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद अधिकतर पूछा जाता है। भेद का मतलब कह सकते हैं हम, देखो भेद और प्रकार में भी अंतर है, ध्यान रखना, बताएंगे हम जब पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो दो होते हैं। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? दो। कौन कौन से दो होते हैं? सबसे पहले रचना के आधार या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में अंतर है। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में अंतर है। जो बनाते उत्पन्न किया जाए वो व्युत्पत्ति होती है, उत्पत्ति अपने आप होती है। जैसे आपने पेड़ काटते कलम लगा दी, वो व्युत्पत्ति होती, और कोई पौधा अपने आप जमा, वो उत्पत्ति होती है। सही है। एक शब्द और होता है निष्पत्ति। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और निष्पत्ति। निष्पत्ति किसे कहते हैं? जो दिखाई ना देते हो, जो भाव बनते, मनोविचार की हमेशा क्या होता है? निष्पत्ति होती है। जैसे भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं होता। भगवान का क्या होता है? भगवान हमेशा अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेती। उसी प्रकार ये सब है। तो रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। दूसरा देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर यानी ऐसे वाक्य जिनका अपना एक अर्थ होता है, इनकी संख्या होती है 8। अर्थ के आधार पर वाक्यों की संख्या कितनी होती है? 8। और उत्पत्ति के आधार, रचना के या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पे 3। तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं कि वो 3 वाक्य कौन कौन से हैं। पढ़ाएंगे इनको कल, लेकिन चर्चा होगी हमारी आज। तो कोई पूछ दे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3। चलो देख लेते हैं कौन कौन से 3 होते हैं, इनकी जरूर चर्चा करें। अब ऊपर वाली हेडिंग में रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है? सरल या साधारण। सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उन्हें सरल या साधारण। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य या मिश्रित। चलो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 साधारण वाक्यों को या 2 सरल वाक्यों या 2 से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना वाक्य संयुक्त। परिभाषा इनकी बाद में देंगे कल, है आज केवल इनके नाम लिखवाएंगे। तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य यानी एक वाक्य दूसरा उपवाक्य,
उनसे मिलके, दो उपवाक्यों से मिलके बने वाक्य मिश्र कहलाते हैं। तो ये तो रचना के आधार पे हो गए। कितने हो गए भैया? 3। अब हम अर्थ के आधार पे भी नाम लिखे दे रहे हैं और कल इन पे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हाँ, अब करते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इनको पढ़ाएंगे डिटेल से कल। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहला विधिवाचक। विधिवाचक। अब ये विधिवाचक क्या होता है? इसे हम विधानवाचक भी कह सकते हैं, सामान्य कथनात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, कि जहां बात को साधारण तरीके से कहा जाए। जैसे राम पढ़ता है, वह जाता है, मोहन गेम खेल रहा है, यानी कि साधारण तरीके से, तो उसे हम कहते हैं विधिवाचक। दूसरा बोलो, निषेधात्मक। बिल्कुल सही है, निषेधात्मक। निषेधात्मक। निषेधात्मक, निषेध का ही मतलब समझ में आ रहा होगा, जहां हमें कुछ मना किया जाए, जिसमें हमें कुछ मना किया जाए। वहां मत जाओ, वहां मत जाइए, मत पढ़िए, मत खेलिए, तो ये क्या है? निषेध। मत खाइए, नहीं खाना खूब, निषेध नहीं है। जब हम कहीं किसी दूसरे के यहाँ जाते हैं तो अपने कोई बालक, आपका भाई वहां शरारत करता है, जा चीज उठाई, बा चीज उठाई, तो हम उठाते हैं, ना लला उनकी चीजें ना छुइयो, वो क्या है? निषेधात्मक है। तीसरा आता है आज्ञावाचक। आज्ञा, जहां आज्ञा का बोध हो, और आज्ञा कभी कभी एक शब्द में भी, पढ़ो, बैठो, जाओ, ये भी आज्ञा है कि नहीं है? तीसरा, चौथा है इच्छावाचक। आज हमें लड्डू खाना चाहिए, इच्छा है। क्या है? इच्छा है। आज तुम्हें पिटना चाहिए, इच्छा है। इच्छा। पांचवा, संकेतवाचक। संकेतवाचक ऐसे वाक्य जहां कोई शर्त छुपी होती है। शर्त छुपी होती है, संकेत मतलब ये नहीं है ऐसे, कोई शर्त छुपी है। यदि तुम पढ़ने चलो तो हम भी चलेंगे, तुम खाओ, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, ये संकेत है। अगला बोलो, संदेहवाचक। संदेहवाचक कौन सा बात? संदेह, जहां क्रिया के करने में कोई संदेह हो, वह आता होगा, वह चला गया होगा, ये संदेह है। सातवां बोलो, प्रश्नवाचक। आप कब आए, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब कहां। जैसे हम आपके घर पे जाएं और आप ना हो, दादी या दादा बैठे हैं, सबसे को है, क्या काम है, काहे आए, तो ये सब कैसे हैं? कौन, कहां, कब, कैसे। जब इनका प्रयोग हो तो समझ लीजिए प्रश्नवाचक। आठवां है आपका कौन सा भाई? विस्मयादि। विस्मयादि बोधक। ऐसे बात जहां हर्ष, शोक, करुणा, दुख आदि का प्रभाव होता है, उसे हम विस्मयादिवाचक बात कहते हैं। इन सभी पर, जैसे हाय राम, जो का हो, कैसो है इसमें। हमारे यहाँ दादा हैं, कोई बात कह दो, उनसे कह दो कि दादा आज फलाना ढेर पढ़ू, अरे तो अरे शब्द क्या है?
क्या है? विस्मयबोधक। तो कल हम इन पर कल सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सरल वाक्यों पर, यानी कि रचना के आधार पे। सही है? तब तक के लिए भैया राधे राधे।